नमस्कार, मैं अखेड़ा पंचनामे में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित। हफ्ते का पहला कारोबारी सत्र और भारतीय बाजार में थोड़ा सा वोलेटाइल सेशन। फर्स्ट हाफ में थोड़ी सी बिकवाली, फिर सेकंड हाफ में थोड़ी रिकवरी और लास्ट आवर में और ज़बरदस्त रिकवरी के साथ निफ्टी डे हाई के आसपास कहीं जाके बंद हुआ। लेकिन आज रिकवरी आपको दिखाई पड़ेगी फ्रंट लाइन इंडेक्स में और निफ्टी बैंक में। निफ्टी मिड कैप इंडेक्स में और स्मॉल कैप इंडेक्स में प्रेशर था। मिड कैप इंडेक्स जो कि 1/4% की बिकवाली में बंद हुआ और स्मॉल कैप इंडेक्स तो 1% के आसपास के ड्रॉप के साथ बंद हुआ। आईटी 3/4% की बिकवाली में, पीएसयू बैंक थोड़ा फ्लैट टू नेगेटिव, लेकिन पीएसयू बैंकिंग में को छोड़ दीजिए तो पीएसयू में आज काफ़ी बिकवाली थी। तो जहाँ जहाँ पीएसयूज़ का ज़्यादा एक्सपोजर था वो सेक्टर सबसे ज़्यादा टूटे हुए थे, जैसे कि मेटल, जैसे कि ऑयल एंड गैस, जहाँ पे ज़्यादातर पीएसयू कंपनीज हैं। सो उनमें तेज़ बिकवाली थी, इसलिए मेटल, एनर्जी, टू एन एक्सटेंड कैपिटल गुड्स, पीएसयू बैंक्स, यहाँ पर थोड़ी सी बिकवाली थी। और जो खरीदारी थी वो उसमें था एफएमसीजी, थोड़ा बहुत फार्मा जहाँ पे बाइंग थी, लेकिन बहुत हद तक स्टॉक स्पेसिफिक मार्केट अभी कामकाज कर रही है। पीएसयूज़ वैसे भी हायर लेवल से काफ़ी करेक्ट हो चुके हैं, 30% के आसपास करेक्ट हो गए। बाकी न्यूज़ फ्लोज के बीच में वो एंकर बुक की खबर पहले उठी फ्राइडे को। एंकर बुक खुली ओला की और उसका इम्पैक्ट फ्राइडे की सेलिंग, और आज भी सेल ऑफ था फर्स्ट हाफ में, सेकंड हाफ में रिकवरी आई। आज लिकर में बाइंग थी, कुछ वीकेंड पे रिपोर्ट्स चल रही थी, उसका इम्पैक्ट था। यूनाइटेड स्पिरिट्स, यूनाइटेड ब्रिवरीज एंड ऑल, तब सब में खरीदारी थी। उसके अलावा एफएमसीजी में एचयूएल अपने नए ऑल टाइम हाइस पर पहुंचा। आईटीसी अपने ऑल टाइम हाइस की तरफ स्लोली एंड स्टेडली मूव कर रहा है एंड ऑल। ये जो अच्छे डिफेंसिव कंपनियां सब में खरीदारी आते हुए दिखाई पड़ी। तो ज़्यादातर मेजरली जो एफएमसीजी या डिफेंसिव स्पेस है वो थोड़ा बाइंग में आ गया, बज़ में आ गया। और हैवी वेट्स में अदरवाइज एचडीएफसी और आईसीआईसी एक टाइम पे खरीदारी थी थोड़ी बहुत वहाँ पर, लेकिन पीएसयू बैंक्स आज बैकफुट पे काम करते हुए दिखाई पड़े। अब लोअर लेवल से, लेकिन हाँ मिड कैप स्मॉल कैप में अच्छी रिकवरी थी, लेकिन फिर भी एडवांस डिक्लाइन है कंपैरिजन देखेंगे तो आपको हर एक शेयर की तेज़ी के आगे 2 शेयर ऑलमोस्ट जो कि डिक्लाइन पे कामकाज करते हुए दिखाई पड़ेंगे। मेजरली मार्केट में रिकवरी थी लोअर लेवल से, लेकिन रिकवरी में बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेशन ब्रॉडर मार्केट की तरफ से आता हुआ नहीं दिखाई पड़ा। 2% के आसपास एफएमसीजी बंद हुआ। अच्छी खरीदारी भारत फोर्ज और कुछ ऑटो एंसिलरी कंपनियों में भी थी, लेकिन पीएसयू और निफ्टी बैंक, पीएसयू बैंक, इन दोनों में ज़रूर थोड़ा सा प्रेशर बनता हुआ दिखाई पड़ा। बाकी बजाज हाउसिंग का आईपीओ का आज पहला दिन है और अब तक आईपीओ 1 गुना तो सब्सक्राइब हो चुका है, फुल सब्सक्रिप्शन आ चुका था सुबह ही के सेशन में करीब 1 बजे के अराउंड। लेट्स सी सेकंड हाफ तक कैसे कामकाज करता है। बाकी एनबीएफसी में से श्रीराम फाइनेंस एंड ऑल जितने भी एनबीएफसी उससे रिलेटेड है, सब में अच्छी री रेटिंग की पॉसिबिलिटी चलते खरीदारी देखने को मिल रही है। और जोमेटो को ब्रोकरेज हाउस का एक और नोट आया, उसने और बढ़िया जोमेटो में तेज़ी देखने को मिली। तो इस तरह के न्यूज़ फ्लोज या ट्रिगर्स जिनका इम्पैक्ट यहाँ पर बनता हुआ दिखाई पड़ा। चलिए अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू कर लेते हैं और बातचीत कर लेते हैं कुछ सवालों को लेकर जो कि अलग अलग माध्यमों से आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। सबसे पहला सवाल है एमडी नायर साहब का। सर मेरे पास टाटा टेक्नोलॉजीज़ के 114 शेयर हैं 1061 रुपये के दाम पर, और अदानी पावर के 80 शेयर हैं 677 रुपये के दाम पर, टाटा एलेक्सी के 10 शेयर हैं 6990 रुपये के दाम पर। देखो नायर साहब, टाटा एलेक्सी के केस में ये टाटा ग्रुप में सबसे ज़्यादा अगर कोई रिटेल कंपनी, रिटेल पब्लिक की हिस्सेदारी है तो टाटा एलेक्सी में। आपके पास टाटा एलेक्सी एंड टाटा टेक दोनों है, तो दोनों सिमिलर काइंड ऑफ बिजनेस के अंदर ही कामकाज करते हैं और दोनों का क्लाइंटल भी ऑलमोस्ट सेम है, चाहे टाटा टेक हो या टाटा एलेक्सी हो। वैल्यू वाइज थोड़ा सा मतलब प्रीमियम ऑब्वियसली टाटा एलेक्सी कमांड करता है, क्योंकि अच्छे नंबर्स हैं, स्ट्रॉन्ग होल्डिंग है, प्रमोटर ग्रुप अच्छा है, इक्विटी छोटी है, वो बड़ा बेनिफिट है। टाटा टेक के केस में भी कंपनी ख़राब तो नहीं कहूँगा, अभी तो आई है, आखिर के साथ ही पहले नंबर आए थे, अच्छे नंबर थे, 2 क्वार्टर के नंबर, प्लस वो डिविडेंड भी आ गया, एक स्पेशल डिविडेंड भी था शायद 8 रुपये का या 10 रुपये के आसपास का। सो कंपनी दोनों ही अच्छी हैं, दोनों को अगर आप बहुत लॉन्ग टर्म होल्ड कर सकते हो तो होल्ड करिए, कोई दिक्कत नहीं है। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेन इन मीडियम टू लॉन्गर ड्यूरेशन पहले ज़्यादा टाटा टेक में आपको दिखेगा, क्योंकि एलेक्सी अच्छा चल चुका है तो थोड़ा हल्का होगा, फिर उसके बाद चलना चाहिए। लेकिन इक्विटी फ्लोट ही छोटा तो फिर मतलब ही नहीं बनता। टाटा टेक के और टाटा एलेक्सी दोनों वर्थ होल्डिंग है, ऐसा कोई खास खराबी नहीं है। अदानी पावर के केस में सर केपेक्स का पार्ट पूरा हुआ, जिसके बाद नंबर्स अच्छे आने शुरू हुए 2022-23 से। इनके नंबर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंटिन्यूसली अच्छे आ रहे हैं। वैल्यूएशन वाइज अभी भी ग्रुप के सबसे सस्ते वैल्यूएशन में से एक है, मतलब ग्रुप की जो 2 सबसे सस्ती कंपनियों उनमें से एक इसी का नाम है। तो वैल्यूएशन वाइज ही बेटर है, तो होल्ड तो आप यहाँ पर भी कर सकते हो फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम। बट एटलीस्ट इसका ध्यान रखना कि आप इस चीज़ को अवॉइड नहीं कर सकते कि आपकी तीनों के तीनों खरीदारी ऊपर के लेवल की है, टाटा एलेक्सी भी, टाटा टेक भी और अदानी पावर भी। सो कोई भी अगर नियर टर्म
इम्पैक्ट आता है, जर्क आता है, मार्केट में फॉल आता है, तो शायद थोड़े नीचे के दाम भी आपको दिखाई पड़ जाए, उसको आप देख लेना। 2-3 दिन पहले ही, रादर लास्ट वीक ही, टाटा टेक एक शो में एक जानकार हमारे साथ जुड़े थे, उन्होंने अपनी टॉपिक के तौर पे दिया भी था, सो आप अकॉर्डिंगली इसको वैसे भी देख सकते हो। सर आई एम एडिंग SRF एंड ITC ऑन फॉल्स वाया SIP। दोनों अच्छी कंपनियां हैं ठाकुर साहब, दोनों। इनफैक्ट ITC तो मार्वलस कंपनी है, अगर आप फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम देख रहे हो तो सारे ट्रेड है इसमें, अच्छी कंपनी है, फंडामेंटली साउंड है, स्लो एंड स्टेडी मूवर है क्योंकि इक्विटी साइज़ बड़ा है, लेकिन ठीक है, डिविडेंड पेइंग कंपनी है तो धीरे धीरे आपका डिविडेंड कॉस्ट नीचे कर ही देगा। एंड SRF बीट्स ए लीडर, आप दोनों कंपनियों को आराम से होल्ड कर सकते हो, बट नज़रिया लंबी अवधि का रखिएगा, और दोनों फंडामेंटली बहुत अच्छी कंपनी है। हेलो सर, CG पावर का शेयर लेना चाहता हूँ गिरावट में, करंट रेट पे लेना ठीक होगा? नहीं अनुज जी, बहुत महंगा हो चुका है, मतलब अच्छा खासा चल चुका है। कहाँ वो 200-250 रुपये पे स्टेबल हुआ था और कहाँ 700 रुपये का दाम। सो अच्छी खासी तेज़ी तो आई चुकी है, 100 के ऊपर का मल्टीपल कामकाज कर रहा है अभी। थोड़े टाइम नंबर्स के नीचे आने दीजिए, या थोड़े से नंबर्स के बाद राइट साइज़ होने दीजिए वैल्यू वाइज, फिर आप एंटर कर लेना। दो कंपनी ख़राब नहीं है ये और इसकी पेरेंट ट्यूब इन्वेस्टमेंट दोनों, बट द प्रॉब्लम इज़ वैल्यूएशन थोड़े से महंगे हैं। सो एटलीस्ट नीचे मिल जाए, ज़्यादा बेटर डील है आपके लिए अभी के लिए। एटलीस्ट ये कुछ दिनों में शायद कहीं F&O का हिस्सा भी बन जाए, जैसे पहले था। ये कई साल पहले F&O का हिस्सा था, वहाँ से टूट के नीचे गया और वो 8 रुपये के लेवल तक दिखाए, फिर वहाँ से टर्न अराउंड स्टोरी बनी और 800 रुपये आ गया आज। सो इतनी बड़ी तेज़ी के बाद थोड़ा सा महंगे साइड पे तो है ही एटलीस्ट, तो एटलीस्ट उसको नीचे आने दीजिए, फिर उसके बाद एंटर करना ज़्यादा बेटर रहेगा। अभी के लिए आउटर एटलीस्ट में मत जाइए, ज़्यादा बेटर है। सर व्हाट शुड बी द मूव इन शैल्बी हॉस्पिटल, जहाँ 250 शेयर हैं, एंड वाटेक वबाग को तो आप होल्ड कर सकते हो सर, इसमें रिसेंटली अच्छे ऑर्डर भी आए थे, और अभी एक इवेंट में कुछ बड़े फंड मैनेजर से बातचीत हो रही थी, वो भी ये कहते हैं कि इसमें वाटर की जो थीम है वो एक इमर्जिंग थीम है, और आगे भी इस थीम पे और काम होना बाकी है। सो उन्होंने अच्छी ग्रोथ प्रोस्पेक्ट इसकी बताई थी, ऑर्डर बुक साउंड है। वो बात अलग है कि नीचे चला बहुत है ये स्टॉक भी, लेकिन ठीक है, उसमें वो बने रह सकते हो अदरवाइज़। रही बात शैल्बी के केस में सर, दो हॉस्पिटल स्पेस में जितने भी सेंट्रल या पैन इंडिया प्रेजेंस वाले हॉस्पिटल हैं, उनमें ज़्यादा अच्छी वैल्यू कमांड है। आप खुद ही देखो, फोर्टिस हुआ, मैक्स हुआ, या मेदांता हुआ, या अपोलो हुआ, इनके वैल्यूएशन को कंपेयर करो और उनके जो कि रीजन साइड पे काम काज करते हैं, जैसे शैल्बी है अहमदाबाद एंड सूरत बेस में इस कंपनी का मेजर काम काज है। सो ऐसे करके जो कंपनियां हैं जिनका जैसे थाने बेस्ड हॉस्पिटल है या नोएडा बेस्ड हॉस्पिटल है, इनको वो वैल्यूएशन नहीं मिलती जो पैन इंडिया बेस्ड हॉस्पिटल्स को मिलती है। सो इसको इस हिसाब से प्ले करो। दो स्टोरी अच्छी हैं सारी हॉस्पिटल की, बट अगेन वैल्यूएशन वाला पार्ट है कि आप कैसे इसमें कमांड करना देखना चाह रहे हो। बट बेटर सिचुएशन में आपके दोनों में एटलीस्ट वाटेक वबाग है, एंड स्टिल वैल्यूएशन दोनों के ही महंगे हैं, चाहे वाटेक हो या फिर शैल्बी हो। ओके, जेन टेक्नोलॉजीज 10 शेयर 220 रुपये के दाम पर, मतलब हरकेश जी ऑलरेडी ये 5 टाइम्स 8 टाइम्स हो गया। अब आप इसमें और क्या ऐड कर पाओगे, आपका कॉस्ट भी निकल गया है ऊपर। सो अभी जेन टेक्नोलॉजीज का मैनेजमेंट आया भी था, थोड़ा स्टॉक नीचे आया भी है, 15-20% के आसपास आया लेवल से, लेकिन फिर भी आप अभी तो वेट ही करो। अब इतनी ऊपर जाके 5 टाइम ऊपर जाके एवरेज कैसे करोगे आप? कोई और अच्छा ऑप्शन ढूंढ लो इंस्टेड ऑफ जेन टेक्नोलॉजीज। I am 65-year-old and seeing your program regularly for the last 2.5 years. Even nowadays, also staying at my daughter's place at Germany. I am following you. Thank you, Chandan ji. Thank you. ADSL क्या करना चाहिए सुमित जी? ADSL is अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस। अगर अदानी एनर्जी सॉल्यूशन है फिर तो बने रहिए, वो अपनी लोअर रेंज के आसपास आएगा तो बाय कर लीजिए, अपर रेंज के आसपास है तो वो 1260 और के ऊपर क्लोजिंग इसको देना ज़रूरी है टेक्निकली चलने के लिए, और नीचे 760 आपका सपोर्ट है, तो इसके जितना इर्द गिर्द खरीदिए, जितना ऊपर बेचिए। एज अ ट्रेडर अगर आप काम कर सकते हो तो ट्रेडिंग कर लीजिए, वो ज़्यादा बेटर ऑप्शन हो सकता है कि आमतौर पर एक रेंज के अंदर ही काम कर रहा है, और जब भी कोई स्टॉक रेंज में काम करता है तो आपको उसकी रेंज को प्ले करना पड़ता है। आप रेंज के लोअर एंड के आसपास ले लीजिए, रेंज के अपर एंड के आसपास निकल जाइए, यही इसमें एक रणनीति बन सकती है। बट ये बात सही है कि बहुत टाइम से चला नहीं है, और दो बड़े न्यूज़ फ्लोज आए थे, उसके बावजूद भी स्टॉक ने 1260 का लेवल नहीं तोड़ा था। एक बार ही क्लोजिंग उसके ऊपर दिया था, लेकिन फिर वापस नीचे आ गया था। सो जब तक वो उसके ऊपर सब्सटेंशियली क्लोजिंग नहीं दे देता, तब तक तो ऐसे ही घूमता हुआ दिखाई पड़ेगा।
हिंदुस्तान जिंक एंड वेदांता TTML। देखिए दीपक जी, मुझे नहीं पता आप कितना नंबर्स पढ़ते हैं, लेकिन TTML केस में अगर आप इसका रेवेन्यू और प्रॉफिट देखेंगे तो आपको सारी सिचुएशन अपने आप ही क्लियर हो जाएगी। एक दोस्त का एक बारी मुझे फ़ोन आया था, उन्होंने मुझसे पूछा था कि यार ये TTML कैसी कंपनी है। मैंने कहा कि ठीक है, उस समय वो TTML बुर्ज बना रहा था, एक तरफ का ऊपर जो चला ही जा रहा था, फिर वो दूसरी तरफ का बुर्ज उसने बनाया। उन्होंने पूछा क्या कर, मेरे को फ़ोन आ रहे हैं TTSL से और वो बता रहे हैं टाटा टेली सर्विसेज। देखिए सर, टाटा टेली महाराष्ट्र अलग कंपनी है, टाटा टेली सर्विसेज अलग कंपनी है। टाटा टेली महाराष्ट्र एक आर्म है टाटा टेली सर्विसेज की, जो नॉन लिस्टेड है। सो आप लोग TTML को TTSL के धोखे में ले लेते हैं, लेकिन ये कंपनी आप बिजनेस देख लीजिए, प्रॉफिटेबिलिटी एंड ऑल देख लीजिए, टाटा ग्रुप की है इसलिए आपको अच्छी लग रही है कि अच्छी ही होगी। लेकिन बेटर इज़ ऐसी सिचुएशन में जाना ही टेलीकॉम और टाटा कम्युनिकेशन में चलिए, ये मच सेफर ऑप्शन है वो। रही बात आपके हिंदुस्तान जिंक एंड वेदांता की, देखिए दोनों कंपनियों में एक बहुत अच्छा ट्रिगर है, वो है डिविडेंड। क्योंकि हिंदुस्तान जिंक डिविडेंड देता है वेदांता को, वेदांता देता है अपने पेरेंट को, इसलिए डिविडेंड की साइकिल चले जा रही है। हिंदुस्तान जिंक कैश का हुआ है, डेट फ्री कंपनी है, वो कैश निकालती रहती है कमोडिटी से और वो देती रहती है अपने पेरेंट को, पेरेंट लेता रहता है उसको और फर्दर अपने पेरेंट को देता रहता है, जो कि वेदांता PLC है। दो इंटरेस्टिंग नंबर, एक 87,000 करोड़ का डेट है वेदांता के ऊपर और 99-90% होल्डिंग प्लेज पड़ी है दोनों की, हिंदुस्तान जिंक की भी और वेदांता की भी, विच इज़ अ कंसर्न कि अगर आपके पास प्लेज भी है और आपका डेट भी है तो आप उसे चुका क्यों नहीं रहे हो, या उसे डेट को मतलब प्लेज को उतार क्यों नहीं रहे हो। सो दिस इज़ अ कंसर्न। अगर इन तीनों चीज़ों के साथ आप कंफर्टेबल हैं तो आप बने रहिए, कैश का आउट डिविडेंड की तरह लेते रहिए हिंदुस्तान जिंक में स्पेशली। लेकिन मतलब हिंदुस्तान जिंक इज़ अ वेरी गुड एसेट, लेकिन अब कैसे उसको यूटिलाइज करता है प्रमोटर गोइंग फॉरवर्ड, उस पर डिपेंड करता है। लेकिन ठीक है, अभी तो सब कुछ अच्छा है इसलिए चलने दीजिए, लेट्स सी कैसे आगे काम होता है इसमें। सर बजाज फाइनेंस IPO में अलॉटेड चांसेस इंक्रीज करने के लिए क्या कर सकते हैं? 3 लॉट अप्लाई किए हैं सचिन जी। लॉट इनके साइज़ या शेयर को IPO में लेने के लिए अगर कोई ठोस तरीका नहीं होता, इट इज़ अ प्योर प्ले ऑफ गैम्बल। आप जितना अप्लाई करेंगे आप उतना मिलेगा, प्रो राटा बेसिस पे कैलकुलेशन है, किसी को भी कुछ नहीं मिलता ऐसा कि उसको मिल गया इसको नहीं मिला। इट इज़ ऑल डिपेंडिंग ऑन योर लक। ऐसा कुछ नहीं है कि ये करने से इसको ज़्यादा मिल जाएगा, वो करने से उसको ज़्यादा मिल जाएगा, या इस कोटा में अप्लाई करने ज़्यादा मिल जाएगा, उस कोटा में अप्लाई करने ज़्यादा मिल जाएगा। जो कोटा कम सब्सक्राइब हुआ होगा वहाँ ज़्यादा ही मिलेगा ऑब्वियसली। सो सब कुछ प्रो राटा बेसिस पर होता है। और रही बात IPO में, अगर आपको इतनी लग रही है कि बहुत अच्छी कंपनी है, लंबी अवधि के लिए मैं इसे रखूँगा, तो फिर लिस्टिंग पे ले लीजिएगा, जितना मर्जी चाहिए ले लीजिए, क्या मनाही है उसमें, क्या होगा, 70 रुपये महंगा मिलेगा, डबल हो गया तो 70 रुपये का शेयर 140 रुपये पे खुल जाएगा। बजाज ग्रुप का मैं भी जो लास्ट नंबर पढ़ रहा था, कल इसके ऊपर और डेटा निकालूंगा, लेकिन जो मैं पढ़ रहा था, बजाज ग्रुप का पिछले 20 साल का CAGR ऑन एन एवरेज 25 से 30% की रेंज में है, विच इज़ अ गुड CAGR। और बजाज फिनेंस, बजाज होल्डिंग और बजाज फिनसर्व का सबसे ज़्यादा है। सो अगर ये कंपनी इतनी अच्छी हैं ही तो 20 साल के लिए वर्थ होल्डिंग है ना, तो फिर उसमें 70 रुपये 140 रुपये क्या फ़र्क पड़ता है, लिस्टिंग पे ले लीजिएगा। और हर कंपनी, मतलब टाटा टेक में भी सेम फियास्को था, ऐसे ही टाटा ग्रुप था, ऐसे ही टाटा की कहानियाँ थी और ऐसे ही अच्छी स्टोरियाँ थी। 11400 रुपये पे लिस्ट हुआ और 1000 रुपये पे पड़ा रहा बहुत दिन, 40% नीचे। ओला जैसे स्टॉक 170 रुपये पर पहुँचा और आज वापस 100 रुपये आ गया, 70%, 70 रुपये ऊपर से वो भी साफ़ हो गया। सो आप वो लिस्टिंग गेन मिस करोगे, लेकिन बाकी चीज़ें तो आपको मिल ही रही है ना। कौन सा ऐसा स्टॉक है जो लिस्टिंग के बाद कभी नीचे नहीं मिला आपको? क्या जोमेटो नहीं मिला, क्या नायका नहीं मिला, क्या पेटीएम नहीं मिला, वो तो आया ही नहीं ऊपर इनफैक्ट, क्या टाटा टेक नहीं मिला, क्या ओला नहीं मिल रहा, ऐसा क्या ही है, आयरेडा नहीं मिला, सब तो मिल रहा था नीचे। और आपको फिर भी लग रहा है कि नहीं मुझे लेना है, या प्रोबेबिलिटी, तो उसकी कोई प्रोबेबिलिटी नहीं होती, अप्लाई करिए, अगर मिल गया तो मिल गया। KPI ग्रीन में 40% प्रॉफिट में हूँ, क्या इस प्रॉफिट को निकालकर प्रीमियर एनर्जी को लिया जाए या वेट करना चाहिए? विकास जी देखो, अगर पहली चीज़ तो प्रीमियर एनर्जी ऑलरेडी डबल ट्रिपलर हो रहा है, सो उसको अभी के लिए तो मत ही लो, थोड़ा नीचे मिल जाए तब आप ले लेना, भाग ही गया है ना अब तो, अब क्यों भागती हुई चीज़ को पकड़ना, कुछ और ले लेना इससे बेटर तो। और रही बात आपके KPI ग्रीन की, तो आप अपनी कैपिटल तो एटलीस्ट निकाल ही लीजिए वहाँ से। आपको अगर लगता है कि नहीं थोड़ा मैं रिस्क ले सकता हूँ, तो KPI ग्रीन से निकल के KPEL में जा सकते हो, जो उसकी दूसरी आर्म है, वो फिर भी उतना नहीं चला, इतना KPI ग्रीन चला है, तो हो सकता है वहाँ पर इसकी नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी बनते हुए दिखाई पड़े। लेकिन एटलीस्ट थोड़ा कैपिटल निकाल लीजिए, वो ज़्यादा बेटर है, वो ज़्यादा लॉजिकल सिचुएशन है। और अभी के लिए एटलीस्ट आप
प्रीमियर जैसे तो स्टॉक नहीं, लेकिन हाँ इसका ध्यान रखिएगा कि बाज़ार में हर रोज़ शेयर खरीदना अक्लमंदी नहीं होता। कुछ दिन छोड़ भी देंगे, नहीं लेंगे, कुछ और ले लेंगे, पेशेंस रख लीजिए, सब मिलता है। बस पेशेंस थोड़ा सा रखने की ज़रूरत है। इतनी जल्दी जल्दी में ये भी ले लूँ, वो भी ले लूँ, ये भी ले लूँ चक्कर में रहेंगे तो बहुत हद तक हाथ गवा बैठेंगे। क्योंकि कैपिटल तो उतना ही है, यहाँ से लेंगे या वहाँ से लेंगे फ़र्क तो कोई पड़ना नहीं। 10 दिन इंतज़ार करके या 1 साल इंतज़ार करके एक अच्छा सौदा मिल जाए, वो आपके अगले पूरे 1.5-2 साल की कसर पूरी कर देगा। लेकिन आपको अगर फिर भी बहुत जल्दी है तो ऐसी सिचुएशन में बहुत बुल मार्केट में स्टोरीज चलती हैं, ध्यान रखिएगा इसका आप। सुमित सर नमस्ते। एंजल वन, एसबीआई बैंक, एसजेवीएन, एनएचपीसी में क्या करना चाहिए? देखो एनएचपीसी एंड एसजेवीएन दोनों में एक स्टॉप लॉस साथ ही काम करना चाहिए, क्योंकि वो दोनों पीएसयूज़ के एग्जॉर्बिटेंट चले हुए शेयर हैं, तो थोड़ा हल्का हो ही रहा है पीएसयू, तो आपको जो एक रीजनेबल स्टॉप लॉस है वो रख के चलिए अगर आप मीडियम टर्म प्लेयर हैं तो। लॉन्ग टर्म के लिए एसजेवीएन, एनएचपीसी, एसबीआई किसी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब अच्छी कंपनियाँ, डिविडेंड पेइंग कंपनियाँ हैं, आराम से बैठिए। एंजल वन में स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस लेके काम करिए, वो ज़्यादा बेटर है। ब्रोकरेज एंड मीडिया स्टॉप लॉस साथ ही काम करिए, सबसे अच्छी अक्लमंदी यही है। सुमित जी फ्रॉम लखनऊ। आशीष जी आई एम फ्रॉम लखनऊ। अच्छा आप भी फ्रॉम लखनऊ हैं। व्यू ऑन पीसीबीएल बाय टुडे फॉर 60 फॉर लॉन्ग टर्म। आशीष जी देखो पीसीबीएल अच्छी कंपनी है और बहुत अच्छी कंपनी है इनफैक्ट, और जो एक एक्विजिशन इन्होंने लास्ट टू लास्ट क्वार्टर में किया था, उसका इम्पैक्ट जैसे जैसे आना शुरू होगा चीज़ें और बेटर भी होंगी। हो सकता है आपकी खरीदारी के बाद ये और नीचे आपको मिलते हुए दिखाई पड़े, क्योंकि चला बहुत तेज़ और बहुत कम समय में, तो थोड़ा कूल ऑफ होगा। अगर वो कूल ऑफ होता है, उस कूल ऑफ का इस्तेमाल करके आप थोड़ा थोड़ा और ऐड कर सकते हैं। खराबी नहीं है, हो सकता है ये बहुत दिन तक पड़ा रहे एक दायरे में भी, उस दायरे की भी आप स्ट्रेस मत लीजिएगा, ठीक है पड़ा रहने दीजिए। थोड़े थोड़े दिन में जैसे ही वो नंबर आने शुरू होंगे जो इन्होंने एक्विजिशन किया उसका, वैसे वैसे सिचुएशन और बेटर होती चलेगी और वैसे वैसे शायद ये स्टॉक वापस रिएक्ट करे। फॉर लॉन्ग टर्म इट इज़ अ वेरी गुड कंपनी अदरवाइज टू ओन एंड होल्ड, एंड फॉर अ मीडियम टू शॉर्ट टर्म इट माइट ट्रेड इन अ रेंज, सो अकॉर्डिंगली आप यहाँ पर दोनों के हिसाब से कॉल लेना। अगर नियर टर्म में घबरा जाते हो तो थोड़ा ऊपर के लेवल है, और अगर नियर टर्म में नहीं घबराते हैं तो ठीक है आप वेट कर लीजिए, नीचे मिले कहीं स्टेबल हो वहाँ पर आराम से ऐड कर लीजिएगा। और ओके डिक्सन आई हैव सितंबर फ्यूचर एट 12,800। कौशल सर कांट से एनीथिंग, मतलब ये फ्यूचर का मामला है और इट इज़ वेरी स्पेक्यूलेटिव थिंग। आप सितंबर में भी तो वैसे 10 ही दिन हुए हैं आपके, और अभी हैं आपके पास 12-13 दिन। लेट्स सी कहीं मोमेंटम मिल जाए बढ़िया तो निकल जाना, बट आप ये सब फ्यूचर एंड ऑल में ना इट्स अ प्योर ट्रेडिंग प्ले एंड आई एम नॉट द वन राइट पर्सन फॉर दैट। सो आप बेटर किसी टेक्निकल जानकार से बात कर लीजिए, स्टॉप लॉस पूछ लीजिए, वो ज़्यादा अच्छा आपको जवाब दे पाएंगे इंस्टेड ऑफ गेटिंग इनटू फंडामेंटल्स। सर कंटेनर कॉर्प एंड प्रोटीन ईगव सीएमपी फॉर लॉन्ग टर्म। देखो प्रोटीन तो सर ऑलरेडी पॉल साहब डबल हो चुका है, जिन लेवल्स पे हमारी कभी बात हुआ करती थी इसमें, तब से तो ये मतलब 1100-1200 होता था उस टाइम, तो वहाँ से क्या ही चला है। सो ये प्रोटीन तो थोड़ा सा रिस्की जोन में है, नीचे मिल जाए तो आप ज़रूर एंटर कर सकते हो। कॉनकॉर इज़ फाइन, लेकिन पीएसयूज़ में थोड़ा स्टीम वापस लौटे तो, क्योंकि ये पहले चला नहीं। दो कंपनी अच्छी है, बहुत अच्छी है कैपेसिटी वाइज, कामकाज वाइज, चीज़ों वाइज, लेकिन फिर अगेन वही होता है कि मोमेंटम मिलता है, फिर मोमेंटम का नीचे आ जाता है। सो इस तरह की चीज़ों को आप आधार मानो, बट ठीक है कॉनकॉर इज़ वर्थ लुकिंग एट। प्रोटीन थोड़ा सा वेट कर लो नीचे। सर थैंक्स फॉर ग्रेट गाइडेंस, कैन आई एंटर इन अपार इंडस्ट्री नाउ, काइंडली प्रोवाइड सम इन्फॉर्मेशन ऑन टेगा इंडस्ट्री टू। अनु सर टेगा को तो मैं बहुत नहीं ट्रैक करता, क्योंकि इसका तो आईपीओ अभी आया था कुछ टाइम पहले ही। सो टेगा से बेटर अपार में तो अभी रुक जाओ, क्योंकि अपार ऑलरेडी बहुत बहुत तेज़ी दिखा चुका है, मतलब छोटी मोटी भी नहीं, अच्छी खासी तेज़ी आई है अपार में। सो दो कंपनी अच्छी है। सो आप ये कर सकते हो कि आप बहुत ही छोटी क्वांटिटी में एंटर करना चाहो कर लो, लेकिन ये आप खुद ही समझो ना, 2400 रुपये का शेयर 9,000 रुपये पहुँच गया, इतनी बड़ी तेज़ी के बाद आप कहाँ उसमें अभी तेज़ी की उम्मीद लगा रहे हो। सो थोड़ा सा कूल ऑफ होने दीजिए, वो ज़्यादा बेटर है। इंस्टेड एक और टेगा के केस में भी सर वैल्यूएशन वाइज थोड़ा महंगा है, 11,000 करोड़ रुपए की मार्केट कैप है, ऑल टाइम हाई से बहुत ज़्यादा दूर आया नहीं है। सो महंगे साइड पे वैल्यूएशन है, अभी के लिए एटलीस्ट आप अवॉइड करो टेगा को भी एंड इसको भी, ये आपका जो दूसरा अपार इंडस्ट्री को भी। अपार के केस में हाँ ये थोड़ा बहुत आप एंटर कर सकते हो। एलिकॉन सीम्स बेटर, अगर आप जाना चाह रहे हो एलिकॉन अच्छा है।
C8 अगेन, एल्केम, C8, रेड्डी, नेटको, ये 4-5 नाम ऑलरेडी बेटर साइड पर हैं, आप इनको भी अदरवाइज देख सकते हो। लेकिन थोड़ा वैल्यूएशन पार्ट पे भी ध्यान रखो कि ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें बहुत महंगी हो चुकी हैं, सो हो सकता है थोड़ा अभी कूल ऑफ रहे मार्केट के अंदर। चलिए फिलहाल अब इतने सवालों शामिल करूंगा। माफ़ी उन सभी लोगों से इनसे बातचीत नहीं हो पाई, और बहुत बहुत शुक्रिया उन सभी लोगों का जिन्होंने सवाल पूछा। आप लोगों से मुलाकात होगी अब 5:30 बजे आज शाम को ही, और आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं @सुमित रिसर्च मेरा ट्विटर हैंडल है, सोशल मीडिया हैंडल है। किसी भी निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की राय आप लोग ज़रूर ले लें, और CNBC आवाज़ के यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा पेजेस पे जुड़ सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, फीडबैक दे सकते हैं, इस कार्यक्रम के दौरान सवाल भी पूछ सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल के लिए इतना ही, नमस्कार।